तो वित्त मंत्री ने जो कल प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था, उसकी डिटेलिंग आज वित्त मंत्री ने शुरू की। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी ये चरणबद्ध तरीके से आगे चलेगा। इसमें ईपीएफ धारकों को भी इसमें क्या फायदा होगा, एमएसएमई सेक्टर को क्या फायदा होगा, रियल एस्टेट सेक्टर को इससे क्या फायदा होगा, इसके बारे में उन्होंने बताया है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए। नीरज भगत चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। नीरज जी, अभी तक के इस राहत पैकेज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसके लिए काफी फायदा है लोगों के लिए। हाँ, क्योंकि अभी एमएसएमई की जो परेशानी है जी, को सैलरी देने में मुश्किल आ रही है, उनका क्रेडिट फ्लो बिल्कुल बंद हो गया है। हाँ, तो जो उनको बिना गारंटी के लोन मिलेगा, हाँ, उसमें फायदा रहेगा और उनका क्रेडिट फ्लो होगा ताकि वो अपना माल खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ताकि उनको 1 साल का मोरेटोरियम भी है उसमें। तो ये एक काफी अच्छा सुझाव है वित्त मंत्री का। उसके आने वाले टाइम में इसका फायदा एमएसएमई को होगा। यहाँ पर एक मिनट नीरज, पर एक चीज बताइए। देखिए, एमएसएमई सेक्टर को जो पैसा दिया जाएगा ज्यादा वो एनबीएफसीज, बैंक भी देंगे, एनबीएफसीज भी देंगे। ये अमूमन हमने देखा है, रिवर्स रिपो रेट घटा दिया, 4.9% था, 3.25 कर दिया। बहुत पैसा है, आज भी 8 लाख करोड़ आरबीआई के पास पड़ा है बैंकों का, वो किसी को देने को तैयार नहीं। अब यहाँ पर बिना कोलैटरल पैसा देने की बात हो रही है, वो डूब भी सकता है। ये बैंक देंगे या ये कागजों में या सुनने में घोषणा अच्छी लग रही है? देखिए, ऐसा ना, अभी तो ये कागजों में है, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेगी ताकि ये पैसा जो है सुरक्षित रहे और ऐसा नहीं, पैसा डूब जाए। गवर्नमेंट गारंटी देने की बात हो रही थी, खबरें ये आ रही थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा गया कि कोलैटरल फ्री जो ये 3 लाख करोड़ रुपए देने की बात है, क्या गवर्नमेंट उसकी गारंटी देगी या बिना गारंटी बैंकों को कहेगी दो भैया इतना पैसा, और बैंक देंगे क्या? मेरा सवाल सीधा है बिल्कुल नीरज बाबू। ये इसमें गवर्नमेंट ने बोला वो गारंटी देगी, और अगर वो जो एमएसएमई है वो लोन नहीं देगी, उसकी भरपाई गवर्नमेंट पूरी करेगी बैंक को या एनबीएफसी को। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि जनवरी 2020 तक इन एमएसएमई सेक्टर का 12.5% एनपीए में चला गया है। 19% सरकारी बैंकों का इसमें पैसा है जो कि फंसा हुआ है। नीरज जी, ये देखिए, हेलो जी जी, इसमें देखिए, हमें एमएसएमई का उसको उठाना है। हाँ। और हमें ये देखना पड़ेगा ऐसे एमएसएमई को दो जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि जो सिर्फ कागजों में लोन ले रहे हैं और अल्टीमेटली उसका काम नहीं कर रहे हैं। तो जो एमएसएमई हमें उसका एक्चुअल चेक करना पड़ेगा, वो काम भी कर रहे हैं नहीं कर रही जी। जो काम नहीं कर रही है उनको नहीं देखना पड़ेगा। हाँ। और ये गवर्नमेंट को एक ऐसा मैकेनिज्म और बैंक को ऐसा मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा जिसमें देखना पड़ेगा कि जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है, ये बैंक दे रहे हैं, वो ठीक जगह से यूटिलाइज हो रहा है और ठीक जगह पे यूटिलाइज हो रहा है या नहीं होगा, ये गवर्नमेंट को देखना। ठीक है अग्रवाल साहब, एमएसएमई सेक्टर में बिल्कुल नहीं जाना जाएगी? बिल्कुल नहीं जाना जाएगी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर के पास 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। बिल्कुल। लेकिन वो एमएसएमई को लोन इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको डर था कि ये हमारा बैड डेट हो सकता है। पर आज जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें बड़ा क्लियर है कि गवर्नमेंट 100% गारंटी बैंक्स को देगी। तो इसका मतलब ये है कि अब बैंक को एमएसएमई को लोन देने में कोई हिच नहीं रहेगी। और मेरा मानना है कि जो बात संदीप आप पूछ रहे थे, क्या बैंकों के अंदर का वो डर खत्म हो गया? क्या डर खत्म हो जाएगा क्या? क्योंकि अगर भारत सरकार गारंटी ले रही है, बिल्कुल, भारत सरकार उनके लॉस को, अगर कहीं पर डिफॉल्ट होती है, पैसा नहीं आता है, तो भारत सरकार विल मेक गुड। और यहां पर एक और बात बताइए डीके गुप्ता साहब, जो ये स्ट्रेस्ड एमएसएमई और फंड ऑफ फंड, ये 20,000 50,000 करोड़ में, इसके बजाय आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, एमएसएमई की जो डेफिनेशन बदल दी गई है, पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और उसमें अलग अलग जो स्लैब्स थे, उन स्लैब्स का सरलीकरण और सीधा कह दिया गया है कि भैया 1 करोड़ है तो माइक्रो माना जाएगा, 10 करोड़ है तो स्मॉल, 20 करोड़ है तो मीडियम, और टर्नओवर 5 या 50 या 100 करोड़। इससे एमएसएमई सेक्टर जिन बंदिशों में था, जंजीरों में था, क्या वो बेड़ियां टूटेंगी? डीके अग्रवाल साहब। यस। देखिए, ये बहुत टाइम से हमारी डिमांड थी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो माइक्रो एंटरप्राइजेस थी वो आगे एक्सपेंड नहीं करती थी कि अगर उनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो फिर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस बार गवर्नमेंट ने ये हमारी रिक्वेस्ट मान ली है और जो 25 लाख की लिमिट थी उसको 1 करोड़ कर दिया। ऐसे ही जो स्मॉल स्केल की जो लिमिट है वो उन्होंने 10 करोड़ कर दी, और जो मीडियम के लिए उन्होंने इसको लिमिट को बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया है।
तो आई थिंक ये 20 करोड़ कर दिया है। आई थिंक ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और साथ के साथ उन्होंने टर्नओवर भी क्राइटेरिया एक अलग से कर दिया है, जिसमें 50 करोड़ और 100 करोड़ मीडियम इसके स्मॉल और मीडियम के लिए उन्होंने कर दिया है। आई थिंक इससे काफी कंपनी जो कि अभी तक डर रही थी टर्नओवर बढ़ने पे कि हम कहीं हमें हम अपना ये स्मॉल स्केल का बेनिफिट लूज ना कर दें, वो कंपनीज दूसरी कंपनी बनाती थी, उससे काफी मैं बोलूंगा कि कॉस्ट ऑफ सेविंग जो होती है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन, वो बढ़ रहा था। तो ये बहुत अच्छा मैं मुकेश मोहन गुप्ता जी का रुख करूंगा। मुकेश मोहन गुप्ता जी जो कि प्रेसिडेंट है चैंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई के, एमएसएमई कम से कम 6 लाख करोड़ से ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। कल भी हमारी एक खास पैमान से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 6 लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज मिलना चाहिए। ये 3 लाख करोड़ का जो ये पैकेज है, ये राहत है, ये इसे आप कह रहे हैं कि काफी है? इसी के साथ कल भी था प्रोग्राम में, कल भी हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे। अभी जो बात हो रही है कोलेटरल फ्री लोन की, संदीप जी पूछ रहे हैं भाई बैंक देंगे या नहीं देंगे। मेरे ख्याल हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मिस कर दी अभी तक के डिस्कशन में। उन्होंने कहा है कि ये ऑटोमेटिक होगा, यानी यहाँ पर किसी सैंक्शन की, किसी अप्रेजल की, किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी। खाली ये जो अभी डिटेल आएगी तो मैं समझता हूँ इसमें कोई परसेंटेज फिक्स होगी। और जहां तक गारंटी की बात है, यहाँ गारंटी बिना गारंटी इसकी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर ये जो कोलेटरल फ्री लोन है, ये ऑटोमेटिक वर्ड जो है, ये शायद हम मिस कर गए मुकेश गुप्ता साहब डिस्कशन में। क्योंकि ये जो अभी अगर बैंक को इंस्ट्रक्शन होगी कि भैया अगर 2 करोड़ की लिमिट है, आपको 25% देना है, तो किसी की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। अभी तक क्या होता था, बैंक का डिस्क्रिशन है। बिल्कुल ठीक है, पर मुकेश गुप्ता साहब एक मिनट रुकिए। नहीं आया तो नहीं दिया, यहाँ कोई डिस्क्रिशन नहीं है, यहाँ कहा कि ऑटोमेटिक आपको देना पड़ेगा। मुकेश गुप्ता साहब रुकिए, मुझे मालूम है थोड़े एक्साइटेड हैं। और कल मैं क्या कह रहा था जब आप कार्यक्रम में थे, मैंने कहा ये मेरे पास पुख्ता खबर है, 3 लाख करोड़ का बेल आउट पैकेज होगा, सरकार गारंटी देगी। लगी ना हमारी खबर पर मोहर आज? सर आपकी खबर कभी गलत नहीं होती, मैं तो कल की नहीं हमेशा देखता हूँ आपको, आपकी खबर कभी गलत नहीं होती। पर ये अच्छी खबर है, एमएसएमई के लिए बहुत अच्छी खबर है, और कहीं ना कहीं डिस्कॉम्स के लिए भी जो 90,000 करोड़ दिए गए हैं, वो भी एक अच्छी खबर है। मुकेश बाबू, कि जो डिलेड पेमेंट है, उसकी जो हमारी डिमांड थी, वो जो डिलेड पेमेंट है कि भैया 45 दिन के अंदर जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, सबको निर्देश है कि इनका जो ड्यू पेमेंट है वापस कर दो। बैंक की तरफ इनको ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो एमएसएमईज है उनका बहुत बड़ा पैसा फंसा पड़ा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास। ये खबर मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी खबर है। ये लोन से भी बड़ी खबर है कि हमारा अपना पैसा हमें अब मिल जाएगा। लोन तो बात की बात है, लेकिन हमारा अपना पैसा जो फंसा पड़ा था मार्केट में, वो 45 डेज में देने की बात, ये शायद मैं समझता हूं सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुदेश वर्मा जी। ये ईपीएफ में 12% से घटा के 10% कर दिया गया। बेहतर होता कि इसमें 2% सरकार ऐड ऑन कर देती। अब अपना सवाल पूछ लिया है बेसिकली सुदेश, ये अपने से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया है कि भाई ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन 12 से 10 कर दी, 12 ही रखते, 2% या 4% सरकार ही दे देती। नहीं संदीप जी, 2% ऐसे आपको कम लगेगा, लेकिन आप वॉल्यूम के टर्म्स में देखिएगा तो बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में होगा। बेसिकली पर्पस वही है ना कि जो 20 लाख करोड़ है इन्वेस्टमेंट, उसका रोड मैप कि भारत को कैसे इकोनॉमी को द्रुत गति से चलाया जाए, कैसे भारत एक इकोनॉमिक जायंट बने। और एमएसएमई हमारा रीढ़ की हड्डी, आपको पता ही है। नहीं, एमएसएमई देखिए सुदेश, एमएसएमई बहुत बढ़िया कदम उठाया है। सरकार ने उम्मीद से ज्यादा दिया है, जितनी उम्मीद की है उतनी पर तो खरा उतरी ही है सरकार। लेकिन यहां पर एनबीएफसीज का जो ये खेल है ना, ये थोड़ा समझाइए। एनबीएफसीज को, सिडबी को, बाकियों को रिवर्स रिपो में कटौती करके सरकार ने पैसे देने की कोशिश की है। जैसा कि अभी अग्रवाल साहब भी कह रहे थे, 8 लाख करोड़ तो अभी बैंकों के पास पड़ा हुआ है, बैंकों का आरबीआई के पास पड़ा है, वो देने को तैयार नहीं। अब एनबीएफसी को 30,000 करोड़ और स्पेशल लिक्विडिटी में दे दोगे, इससे कुछ होगा भी या कागज में देखने में, पढ़ने में अच्छा लगता है? एनबीएफसी भी स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि वो भी फाइनेंशियली, फाइनेंस क्या करते हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही फाइनेंस करते हैं। अरे दे कौन रहा है, बैंक उनको पैसे नहीं देते, एनबीएफसी को नहीं दे रहे ना। देखिए अब तो न्यू नॉर्म आएगा ना, ये सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे। जब इतनी बड़ी बात हो रही है इकोनॉमी को लाने का, तो ये सब इश्यूज तो रिजॉल्व करने ही है।
लेकिन बात है जो राजीव जी ने बोला उस पर मैं कमेंट करना चाहूंगा कि पैकेज ये मत मानिए कि भारत का बिजनेसमैन चाहता है उसको फ्री मिले, नहीं, वो चाहता है उसको क्रेडिट मिले, इजी मिले और बिना ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स के मिले, जिससे कि वो अपने बिजनेस को कर सके और प्रॉफिट अर्न करके टैक्स भी पे कर सके। जो राजीव कह रहे हैं सुदेश, जरूरी है यहाँ पर जो मजदूर के लिए अभी उसके बारे में बात नहीं सुनी, जिनके 14 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए उनकी बात नहीं आ रही है अभी सामने। अभी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में अभी खामोशी है, पर हम इंतजार करेंगे क्योंकि अभी और घोषणाएं होनी है। ये सब एक्टिविटीज तो रोजगार ही पैदा करेंगे, जो इंटरप्रेन्योर्स में कॉन्फिडेंस। अरे जिनकी चली गई नौकरी उनको भी कुछ राहत देंगे कि नहीं सुदेश? 200 करोड़ के टेंडर को सरकार ने बोला है ग्लोबल टेंडर नहीं होगा, ये एमएसएमई को ही फायदा। जिनकी नौकरियां चली गई, आज अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक और सर्वे आया है सुदेश, रूरल एरियाज में से 10 में से 6 की नौकरी चली गई, अर्बन एरियाज में से 10 में से 8 की। 67% वर्कफोर्स बेरोजगार हो रही है। ये आज की ताजा स्टडी है। उनके लिए इमीडिएट तत्काल राहत तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल तत्काल राहत मिला भी है, मिलेगा भी। आपने देखा कैसे आंकड़े गिनाए गए 1,70,000 करोड़ किस तरह से उनके खाते में